संविधान दिवस भारतीय लोकतंत्र की महानता, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे कर्तव्यों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन के लिए संविधान सदन में मौजूद एक कक्ष की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसी कक्ष में हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था और इसी कक्ष के माध्यम से भारत को सबसे बड़े गणराज्य का दर्जा मिला था। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान सदन में मौजूद केंद्रीय कक्ष के बारे में, जिसे सेंट्रल हॉल भी कहा जाता है। नौ दिसंबर 1946 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बेहद खास था। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संविधान सदन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, वहां हुई थी। सभा कक्ष को इस ऐतिहासिक अवसर के लिए भव्य रूप से सजाया गया था। ऊंची छत, दीवारों पर लगे सुंदर ब्रैकेट लैंप और सुरुचिपूर्ण व्यवस्था ने इसे विशेष बनाया। सभा में सभी सदस्य अर्धगोलाकार पंक्तियों में बैठे थे और हर डेस्क को हर एक कालीन से सुसज्जित ढलान वाले टेरेस पर रखा गया था। पहली पंक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य कई प्रमुख नेता मौजूद थे। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया। इस ऐतिहासिक बैठक में कुल 207 सदस्य, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल थी, भाग ले रहे थे। सत्र का उद्घाटन सुबह 11 बजे हुआ। आचार्य जेबी कृपलानी ने संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय करवाया। आचार्य कृपलानी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर शुभ कार्य की शुरुआत हम ईश्वरीय आशीर्वाद से करते हैं, इसलिए डॉक्टर सिन्हा को अध्यक्षता करने का अनुरोध किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष पद संभालने के बाद दुनिया के कई देशों से आए शुभकामना संदेशों को पढ़ा। उनके उद्घाटन भाषण के बाद सदस्यों को औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। संविधान सभा के पहले दिन की कार्रवाई इसी प्रक्रिया के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक क्षण को प्रेस के प्रतिनिधियों और आगंतुकों ने सभा कक्ष की दीर्घा से देखा। I propose to make this appeal. दिल्ली आकाशवाणी ने पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग और प्रसारण किया, जिससे ये यादगार दिन पूरे देश तक पहुंचा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे।
जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसी दिन की याद में भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। The Constitution's opening words, "We the people of India," carry deep meaning, establishing citizen as the ultimate authority, with Parliament serving as its voice. Preamble promises every citizen justice, liberty, equality, and fraternity. It is our North Star when it comes to fructifying people's aspirations and lighthouse in challenging and daunting situations. Honorable members, our Constitution assures fundamental rights and ordains fundamental duties. These define informed citizenship, reflecting Dr. Ambedkar's caution that internal conflicts more than external threat endanger democracy. बात संसद भवन के सेंट्रल हॉल की हो रही है, जो भारत की आजादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आजादी की लड़ाई सेंट्रल हॉल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई स्वतंत्रता सेनानी मिलकर भारत को आजाद कराने की नीतियां बनाते थे। रणनीतिक संरचनाओं का निर्माण। आजादी के बाद सेंट्रल हॉल में भारत के राजनीतिक ढांचे और प्रशासन से जुड़े अहम फैसले लिए गए। तिरंगे और राष्ट्रीय गान को अपनाना। सेंट्रल हॉल में ही तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज और जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। संविधान का निर्माण। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा यहीं पर बैठती थी। 26 जनवरी 1950 को इसी हॉल में भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक गणराज्य बना। यह ऐतिहासिक स्थान केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक और संप्रभुता की भावना का प्रतीक है। 75 वर्ष पहले इसी दिन, इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। संविधान सभा ने इसे तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया। पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में अद्वितीय योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। ये फैसला डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर लिया गया। तब से हर साल 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य संविधान के महत्व को समझना और इसका प्रचार प्रसार करना है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनकी अवधारणाओं को जन जन तक पहुंचाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। 26 नवंबर का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्मदिन भी होता है। सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल मूल रूप से विधायी सदस्यों के पुस्तकालय के रूप में किया जाता था, लेकिन ये साल था 1946 का, जब संविधान सभा को जरूरत महसूस हुई कि हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां पर संविधान निर्माण को लेकर के विचार विमर्श किया जा सके, चर्चा किया जा सके। तभी इस सेंट्रल हॉल को चुना गया और इसका नवीनीकरण किया गया। और जो बेंच आप जुड़े हुए देख रहे हैं, ये वही दौर था जब इन बेंचों को भी जोड़ा गया। 1946 से लेकर के 1949 तक कुल 3 सालों तक संविधान सभा की बैठकें इसी सेंट्रल हॉल में होती रही। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। लेकिन इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां ही थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय कार्यपालिकाओं का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन हैं। कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर संविधान के उद्देश्यों की बात की जाए तो सबसे पहले बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना की होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य प्रकट होता है। प्रस्तावना ये घोषित करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है और इसी कारण ये हम भारत के लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करे। हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण को समझना चाहिए। हमारा संविधान वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है विश्व पटल पर। इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी अगर प्रमोट हुई इस देश में तो गवर्नेंस बहुत अच्छी होगी और सामाजिक समरसता भी आएगी, देश विकसित देश बन जाएगा। ये उस समय भी उन्होंने कल्पना की थी। इसलिए आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब संविधान सभा में इसकी चर्चा हो रही थी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये 3 वर्ड आए थे। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वर्ड नहीं है, ये हमारे यहाँ जब वैशाली में गणराज्य था तब से हमारे यहाँ शब्द है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता, हमारे यहाँ समानता और भाईचारा, ये शब्द हमारे यहाँ प्रचलित हैं। लेकिन हम जब गुलाम हो गए तो हमारे को लगा कि ये शब्द हमारे नहीं है। और जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो जब लोगों ने लिखा कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये फ्रांस की क्रांति से उपजे हुए शब्द हैं, तो उन्होंने कहा ये फ्रांस की क्रांति में ये इन शब्दों ने महत्व लिया, लेकिन ओरिजिनली हमारे देश के शब्द हैं। और समानता का भाव उन्होंने रविदास जी को भी कोट करते हुए
एक संविधान सभा में कहा। भारत की संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी कानून को पास करने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। संविधान बनाने वालों ने ये सोचा था कि कभी कभी दोनों सदनों में सहमति न बन पाने की स्थिति हो सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया। संयुक्त बैठक से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। संयुक्त बैठक को भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। आमतौर पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। उनके भी अनुपस्थित होने पर राज्यसभा के उपसभापति ये जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर ये तीनों अधिकारी उपलब्ध न हो तो दोनों सदनों के सदस्य मिलकर किसी और को अध्यक्ष चुन सकते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति होते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। सेंट्रल हॉल भारत के संसद भवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसका आकार गोल है और इसका गुंबद 98 फीट यानी 29.87 मीटर चौड़ा है, जो दुनिया के सबसे भव्य गुंबदों में से एक माना जाता है। The circular structure with the dome, Now, as I mentioned, the dome in itself was a, piece of debate, So rather than having an imposing dome, they decided to have they had to reduce the proportions of the dome as well. One of those, principal criticisms that came up against the dome that it was the least of the appealing structures in the whole of the complex, as well, right? And when the upper floor was built up, on the circumference of the Parliament House, the dome further went down. And this was seen by some people that, okay, some justice has been done, because they were not very happy with the dome, basically. इस हॉल का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को इसी हॉल में ब्रिटिश शासन से भारत को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण भी यहीं पर हुआ। हॉल की दीवारों पर भारत के महान नेताओं जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस के चित्र लगे हुए हैं। But the central hall is really where all the camaraderie takes place. That's where people sit and have coffee and talk to each other. And there's no division there on party lines. You can sit next to a person who may have just attacked you in the house 10 minutes ago. People sit and have coffee. That is a very positive thing. The central hall has various nooks and corners, and there is a certain spot which I like, and you have your arrangements with the waiters for coffee to be served, and you pay them in advance so that throughout the session you can get your stuff. When you go there, you see the parliamentarians and the MPs in a very relaxed mode, and irrespective of their party affiliation, irrespective of their regional region that they belong to, they freely are mixing, mingling and exchanging notes. So that is it. And when you see the portraits there, it is like traveling into the corridors of history. सेंट्रल हॉल में दीवारों पर अविभाजित भारत के 12 प्रांतों के प्रतीक चिन्ह भी बने हुए हैं। इसके चारों ओर 6 लाउंज हैं, जिनमें महिला सांसदों के लिए एक विशेष लाउंज है। हॉल की पहली मंजिल पर 6 गैलरियां हैं, जिनका उपयोग प्रेस, मेहमानों और सांसदों के अतिथियों के लिए किया जाता है। ये हॉल न केवल एक अद्भुत स्थापत्य संरचना है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक यात्रा का प्रतीक भी है।